हाय व्यूवर्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे और आज की हमारी 5th एप्लीकेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनालिस्ट एडजस्टमेंट टू द रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स है। ये हमारी 5th एप्लीकेशन है और इसी को आज हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालिस्ट एडजस्टमेंट टू द रिपोर्टेड फाइनेंशियल। कोई भी एनालिस्ट जब किसी कंपनी के दरमियान कंपैरिजन कर रहा हो तो उसे चाहिए कि जो जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको वो लाजमी करे। एडजस्टमेंट्स करते हुए उसको कुछ चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहली तो उसकी कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि वो एडजस्टमेंट जो कर रहा है वो किसी इंपॉर्टेंस की भी रखती है कोई या नहीं। लाइक अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी लाइफो का मेथड यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी फाइफो का मेथड यूज़ कर रही है और उसकी जो इन्वेंट्री है उसका इतना रोल नहीं है, मतलब इन्वेंट्री बिल्कुल माइनर सी है, वो बिजनेस इन्वेंट्री के साथ इतना डील नहीं करता, बिल्कुल माइनर सी इन्वेंट्री उसके पास है और फिर हम लाइफो फाइफो के अंदर एडजस्टमेंट करने लग जाएं तो ये इतना वर्दी नहीं है, क्योंकि इधर मैटर ही नहीं करता उसके ऊपर, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एडजस्टमेंट से। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए तभी हमें एडजस्टमेंट करनी है कि अगर इम्पॉर्टेंट है तब एडजस्टमेंट्स की जाए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत एक मेन चीज़ है। हम लोगों ने देखना है कि जिस भी कंपनी का आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड्स पे हो। लाइक अगर एक कंपनी गैप यूज़ करी है तो दूसरी कंपनी के लिए भी ज़रूरी है वो गैप यूज़ करे। अगर एक कंपनी IFRS यूज़ कर रही है तो दूसरी कंपनी के लिए भी ज़रूरी है वो IFRS यूज़ करे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं यूज़ करें तो चाहिए कि एडजस्टमेंट्स करें और उनको सेम स्टैंडर्ड पे लेके आएँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कोई कंपनी डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ कर रही है और कोई कंपनी डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ कर रही है तो फिर उसके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा वेरिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा उसके अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। थर्ड चीज़ जो बहुत मेन है वो ये है कि मेथड्स हमने देखने हैं कि कंपनी सेम यूज़ कर रही हो। लाइक अगर एक कंपनी है डेप्रिसिएशन के लिए वो यूज़ कर रही है डबल डिक्लाइनिंग मेथड, तो और दूसरी कंपनी है वो यूज़ कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हम लोगों को चाहिए कि दोनों को एक ही मेथड के ऊपर लेके आएँ, अदरवाइज हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएट करेंगे। इसीलिए मेथड्स के लिए भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आ जाते हैं एस्टीमेट्स। अगर एस्टीमेट्स में हमारे पास ये आ जाता है, लाइक अगर कंपनी है दोनों के पास सेम नेचर के एसेट्स हैं, एक कंपनी उसी एसेट के ऊपर 8 साल की डेप्रिसिएशन लगा देती है और दूसरी कंपनी उसी किस्म नेचर के एसेट पे 10 साल की डेप्रिसिएशन लगा देती है, तो ये भी हमारे लिए चीज़ वेरिएट करेगी हमारे फाइनेंशियल्स को, तो इसके लिए भी हम लोगों को प्रॉपर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें हम लोगों को बताया हुआ है कि बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत मेन हमारे लिए चीज़ है, मेथड्स को देखना है और एस्टीमेट्स। अगर ये चीज़ें सेम नहीं हैं तो हमें चाहिए इसके लिए एज एन एनालिस्ट हमें सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करें और इन एडजस्टमेंट्स को करने से पहले भी उन एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखें कि वो एडजस्टमेंट्स किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंस भी रखती हैं या नहीं, और अगर उनका बिल्कुल भी रोल नहीं है तो फिर वो एडजस्टमेंट्स ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिस्ट एडजस्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री एंड गुडविल। होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लाइक इस केस में जो कंपनी ए है उसने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को AFS में क्लासीफाई किया हुआ है यानी अवेलेबल फॉर सेल, और जो कंपनी बी है उसने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेडिंग में क्लासीफाई किया हुआ है। अब जो भी लॉस या गेन हम लोगों को AFS से ड्राइव होते हैं वो कभी भी नेट इनकम में रिफ्लेक्ट नहीं किए जाते, बल्कि हमेशा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सेक्शन में लिखे जाते हैं अनटिल दे आर सोल्ड। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो वो उससे जो भी लॉस या गेन हम लोग डिराइव करते हैं वो हमेशा नेट इनकम के सेक्शन में ही स्टेट किया जाता है। तो अब ये एक बहुत क्लियर डिफरेंस है, और अगर इसकी एडजस्टमेंट ना की जाए तो फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह से इम्पेक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। इस तरह के केसेस में अगर एक कंपनी AFS में क्लासीफाई कर दे अपने एसेट्स को और जो दूसरी कंपनी है वो ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर इस केस में एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब या सेकंड केस आ जाता है एडजस्टमेंट्स फॉर द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में किस किस्म के एडजस्टमेंट्स, लाइक अगर हम इन्वेंट्री की बात करें दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, फाइफो और लाइफो। जो IFRS है वो दोनों को परमिट करता है कि हम लाइफो भी यूज़ कर सकते हैं, फाइफो भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो गैप है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइफो की इजाज़त देता है। गैप में सिर्फ लाइफो मेंशन्ड है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों ने किसी इन्वेंट्री को फाइफो में कन्वर्ट करना है और ऑलरेडी कोई कंपनी लाइफो यूज़ कर रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, लाइफो की इन्वेंट्री को के अंदर ऐड कर देना लाइफो रिज़र्व। लाइफो रिज़र्व हमारे पास क्या होता है, फाइफो और लाइफो के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम फाइफो रिज़र्व कहते हैं। तो
अब हम लोगों ने किसी इन्वेंट्री को जब फाइफो में कन्वर्ट करना है, उसकी मतलब ये एडजस्टमेंट्स बता रही हूँ। एडजस्टमेंट उसकी किस तरह होगी, जब भी हम लोगों ने लाइफो इन्वेंट्री को फाइफो में कन्वर्ट करना है तो लाइफो इन्वेंट्री के अंदर एड अप कर देना है लाइफो रिजर्व को, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो फाइफो बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गुडविल के एडजस्टमेंट। यहाँ एक सिनेरियो दिया हुआ है, एक हमारे पास कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों आइडेंटिकल नेचर की हैं, लेकिन हुआ क्या कि जो ए कंपनी है वो एक्विजिशन के थ्रू ग्रो की है और जो बी कंपनी है वो ऑर्गेनिकली ग्रो की है। अब ऐसे केस में जब जहाँ पर एक कंपनी हमारे पास एक्विजिशन के थ्रू और जो दूसरी कंपनी है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे, इस केस में हम उसके टोटल एसेट्स पे गुडविल का इम्पैक्ट बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी कंपनी एक्विजिशन के थ्रू ग्रो की है डेफिनेटली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी और जो ऑर्गेनिकली ग्रो की है उसकी गुडविल कम होगी। इसीलिए इस केस में हम लोगों ने कभी भी गुडविल टोटल एसेट्स पे गुडविल का इम्पैक्ट चेक नहीं करना, बल्कि इसके लिए एडजस्टमेंट क्या होगी कि हमें इस तरह के केस में टेंजिबल बुक वैल्यू को यूज़ करना होगा। यही हमारी एडजस्टमेंट है। तो ये हमारे, अगर हम इस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल को लेके तभी हम लोग सही जाएंगे, अदरवाइज हमारे फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा वेरिएट करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और हमारी 5th एप्लीकेशन भी पूरी हो चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड सब एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं और आज हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।